A very good morning, students. Today is our second lecture of Hindi subject and we are going to learn a new poem. विद्यार्थियों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 2 फूल और कांटे इस कविता के सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय करेंगे। इस कविता के कवि हैं स्वर्गीय श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिनका उपनाम हरिओद भी है। उनका जन्म 1865 और मृत्यु 1947 में हुई। उनकी प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अदकिला फूल, प्रेमाकांता आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान पर है। वह हिंदी के एक आधार स्तंभ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक और स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अब हम कविता का रसग्रहण करेंगे। कविता का पहला पद है, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है और एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी दोनों पे समान रूप से बिखेरता है। दूसरा पद, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का अर्थ है बादल। कवि कहते हैं कि बादल एक पौधे के फूल और कांटे पर समान रूप से अपना जल बरसाता है तथा हवा एक जैसे ही उन पर बहती है, पर दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वे दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। कविता का तीसरा पद है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। बच्चों, इस पद में वर का अर्थ है सुंदर, वसन का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र, पर का अर्थ है पंख और शाम का अर्थ है यहाँ पर है सावला। इस पद में कवि के अनुसार वो कहना चाहते हैं कि कांटा का व्यवहार इस तरह से अलग ढंग का होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि वह किस तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर लहूलुहान करता है, किसी के वस्त्र भी उसके कारण फट जाते हैं। प्यारी प्यारी तितलियों के पंख को वह कतर देता है और भौरे के श्यामल शरीर को भी वह छेद कर घायल कर देता है। इस प्रकार कांटे के व्यवहार को कवि ने हमारे सामने दर्शाया है। चौथा पद है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंध ओ निराले रंग से, हे सदा देता कलीजी की खिला। इस पद में कवि ने फूल की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि फूल तितलियों को अपने गोद में लेता है, भौरों को अपना मधुर रस पिलाता है और कांटे के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी फूल अपनी सुंदरता से, अपने रंग के आकर्षण से लोगों को खुशियाँ देता है और सभी को खुश कर देता है। कविता का पांचवा और अंतिम पद है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसिस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, यह कविता का अंतिम पद है जहाँ पर कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि एक कांटा है जो सबकी आंखों में खटकता है, जो किसी को भी पसंद नहीं है,
और दूसरी तरफ एक फूल है जो सबको प्रिय है। फूल तो देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार कवि हमें कहना चाहते हैं कि बड़प्पन की कसर अगर किसी व्यक्ति में होती है, उसका हृदय अगर छोटा है, वह कर्म नहीं करता, तो उसके कुल का नाम और शोहरत होने से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार कवि ने हमें इस कविता में यह संदेश दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मनुष्य अच्छे या ऊंच कुल में जन्म हो, पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उनमें बड़प्पन के भाव नहीं है, तो सब व्यर्थ है। मनुष्य की महत्ता एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को अपनाना श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार कविता से हमें यह सीख मिलती है कि कवि ने कर्म को महत्व दिया है। हमें कर्म करना चाहिए। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से बड़ा होता है।